Good morning, students. I am Preeti Singh, your science teacher, and today we are going to start chapter 7, conservation of plants and animals. Chapter 6 हमने पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कि प्लांट्स और एनिमल को प्रिजर्व कैसे, कंजर्वेशन कैसे, उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, उनको बचाया कैसे जाता है, एक्सटिंक्ट होने से उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमको टोटल ये सारी चीजें पढ़नी हैं कि प्लांट फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है और उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको कैसे कंजर्व किया जाता है। इस चैप्टर में हमको इन सारी चीजों को डिटेल्स में स्टडी करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन ऑलरेडी यू नो दैट, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों की कटाई को ही हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जितना ज्यादा पेड़ कटता जाता है ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर उतना ज्यादा डिस्टर्ब होता जाता है। हम देखते हैं सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज। हम देखते हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट है उसकी कटिंग करते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई होती जा रही है और उस जमीन को हम दूसरे पर्पज के लिए यूज करते जाते हैं। जैसे पहले बहुत सारे जंगल, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई और लोग उसको दूसरे पर्पज के लिए उस जमीन को यूज करने लगे। देखते हैं कौन कौन से अदर पर्पज हैं जो कि फॉरेस्ट की लैंड में यूज, फॉरेस्ट की लैंड को हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला पर्पज हमारा प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन पैदावार, खेती करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट की कटाई करवा देते हैं, पेड़ों को वहां से हटवा के उसको फील्ड के फॉर्म में खेत बना लेते हैं और उसमें कल्टीवेशन का काम करते हैं। तो पहला रीजन हो गया फॉरेस्ट के कटने का कि हम उस जमीन को, उस लैंड को किस लिए यूज कर रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, किसान और ज्यादा क्रॉप उसमें लगाने के लिए उनकी जमीन जब कम पड़ने लगी तो जो फॉरेस्ट एरिया थी उसको भी काट के वो किस फॉर्म में लिया, यूज करने लगे, लैंड के फॉर्म में। दूसरा है हमारा बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। बिल्डिंग हाउसेस और फैक्ट्रीज के लिए, वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए, जैसे जंगल पड़ा है, उनको लगता है, जो बिल्डर्स हैं उनको लगता है कि ये जमीन में अगर बिल्डिंग बना लिया जाए तो काफी हमारी प्रॉफिट हो जाएगी, अर्निंग हो जाएगी अच्छी खासी। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट के कटाई करवा देते हैं, वहाँ की ट्रीज को कटवाते हैं और वहाँ पर बिल्डिंग बनवा लेते हैं। और बिल्डिंग बना के ऑलरेडी यू नो दैट कि वो सबको वहाँ रहने के लिए कहते होंगे और उनका काफी अर्निंग हो जाता होगा। उसके बाद हाउसेस, जब लोगों को रहने के लिए, जैसे फैमिली पैटर्न बढ़ता गया और लोगों को एक ही घर में रहने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो जो फॉरेस्ट एरिया थी उस तरफ बढ़ने लगे और वहाँ पे अपना घर बना के वहाँ पे वो रहने लगे। उसके बाद फैक्ट्री, जैसे जैसे अब हम फैक्ट्री तो कॉलोनी में बना नहीं सकते, इसके लिए हमें ओपन एरिया की जरूरत पड़ती है। तो लोग पेड़ों की कटाई, जो जंगल एरिया था हमारा, फॉरेस्ट था, उसको कटवा के वहाँ पर फैक्ट्रीज का फॉर्मेशन करने लगे, वहाँ पर फैक्ट्रीज बनवाने लगे और इन सारे पर्पज की वजह से हमारे फॉरेस्ट जो थे वो खत्म होते गए, पेड़ों की कटाई होती गई। उसके बाद थर्ड हमारा है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। इस पर्पज के लिए भी पेड़ों की कटाई होती है। किस लिए? फर्नीचर। अब सभी के घरों में फर्नीचर, स्कूलों में फर्नीचर। पहले क्या होता था, स्कूल में लोग पढ़ने जाते थे तो जमीन पे बैठते थे, खाना लोग जमीन पे खाते थे, सोने के लिए बेड नहीं होता था, लोग जमीन पे ही सोते थे, उससे उनको ज्यादा कंफर्टेबल फील होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी तो हम क्या करने लगे, हमें डाइनिंग टेबल की जरूरत हो गई, बेड की जरूरत हो गई, घरों में फर्नीचर्स की जरूरत हो गई। पहले इतने अच्छे हाउसेस नहीं थे तो वहाँ पर इतनी फर्नीचर की जरूरत नहीं पड़ती थी और लोग क्या करते थे, ऐसे ही अपना लाइफ काट देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि बिना फर्नीचर, बिना चेयर के हम खाना खा सकते हैं, बैठ के नहीं खाते, हमें बेड चाहिए सोने के लिए। एंड नंबर ऑफ हमारी नीड होती हैं जो कि लकड़ियों से ही बनती हैं। ठीक है, स्कूल में हमारे टेबल चेयर किसके बने हैं, लकड़ियों के बने हुए हैं। तो ये सारे पर्पजेज है हमारे किसके लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए कॉज करते हैं, यानी कि इन पर्पजों की वजह से हमारे जंगल जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गए, पेड़ों की कटाई होने लगी और हमारे जो
जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम होने लगी, और कितने तो जब उनकी ब्रीडिंग नहीं हुई, उनकी स्पीसीज आगे नहीं बढ़ी, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट होते चले गए। ठीक है, ये हो गया क्यों पेड़ों की कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन। ऑलरेडी यू नो कटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और क्यों पेड़ों की कटाई होती है ये पर्पज भी आपने देख लिया। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, क्या इफेक्ट आता है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे लाइफ पर क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे ही ऑलरेडी हम जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये वार्म गैस है, इसको ये लेते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अपना फूड प्रिपेयर्ड वो किससे करते हैं, जो हमारे लिए वेस्ट है उनके लिए यूजफुल है। तो जब पेड़ ही कम हो गए और ऑक्सीजन का अमाउंट हमें कम होने लगा, और कार्बन डाइऑक्साइड पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की ज्यादा हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में उसका जो लिमिट था वो ज्यादा होने लगा, तो ये क्या हो गया कि टेम्परेचर, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था, यहाँ क्लाइमेट जो थी वो कैसी हो गई, गर्म होने लगी, टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज कर गया। दूसरा, इंक्रीजेज द लेवल ऑफ CO2। ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि CO2 का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी कि जब पेड़ कम हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने वाले कम हो गए, और इसको रिलीज करने वाले ज्यादा लोग हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रीज ही हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं हमको। थर्ड है हमारा रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। रेनफॉल, पेड़ ही हैं जो ट्रांसपिरेशन करके क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं और अच्छी खासी बारिश होती है। तो रेनफॉल और फर्टिलिटी, जब ये कहीं कहीं तो इतना ज्यादा बारिश हो जाती है डिस्टर्ब होने की वजह से कि फ्लड्स, बाढ़ आ जाते हैं, और ये कहीं कहीं बिल्कुल नहीं होती। जब बारिश नहीं हुई तो वहाँ की जमीन क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा उसमें मॉइस्चर एकदम खत्म हो जाता है, वो बहुत ज्यादा सूखी हो जाती है, पानी की अमाउंट एकदम खत्म हो जाती है, तो वहाँ की फर्टिलिटी भी क्या कर जाती है, खत्म हो जाती है। तो पेड़ की कटाई जो है वो रेनफॉल पैटर्न्स को भी डिस्टर्ब करती है, और साथ ही साथ हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करती है, कम करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो पेड़ के रूट्स होते हैं, ट्रीज के जो रूट्स होते हैं, वो जो मिट्टी होती है उसको पकड़ के रखते हैं जहाँ पे बारिश होता है, और उसकी जो कैनोपी होती है, ऑलरेडी इन 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो वो पानी डायरेक्टली जमीन पे गिरने नहीं देते, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता। पहले उसकी कैनोपी पे पानी आता है, फिर उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, फिर जमीन पर जाता है, तो मिट्टी जो है वो कटती कम है। तो ट्रीज हमारे सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं, और जब पेड़ ही कट गए तो डायरेक्टली जो पानी है वो जमीन पर गिरा और वहाँ की मिट्टी कट के बह गई। और खेतों में क्या होता है, जब मिट्टी का ऊपर का लेयर सॉइल चला जाता है, बह जाता है, तो उसकी फर्टिलिटी भी, ह्यूमस वगैरह उसमें बह जाते हैं, तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे प्रोसेस टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा, ऑलरेडी 6th चैप्टर में आपने ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ा हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं फॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्ट है हमारे उसको डिफॉरेस्टेशन होने से, यानी कि पेड़ों के कटने से हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज होती है, यानी कि हमारी अर्थ जो है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, और जब गर्म हो जाती है तो उसके अर्थ क्रस्ट जो होते हैं वो आपस में हिल जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर कहीं कहीं के एरिया में फ्लड्स आते हैं, और कहीं की जो वीक जोन्स के एरिया हैं वो तो पूरी तरह से सबमर्ज्ड हो जाती हैं वाटर में। क्लियर। तो हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, और हम किस वजह से काट रहे थे वो भी, ये सारी चीजें भी हमने, ये सब की जरूरत भी हमें पड़ रही है, लेकिन उसकी वजह से हमें नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन कितना इम्पोर्टेंट ऑलरेडी यू नो दैट। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, की वाइल्ड लाइफ जो जंगलों में रहने वाली लाइफ
ऑलरेडी यू रेड, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं और फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए हमने क्लास 7th में प्रॉपरली स्टडी किया है। प्रोफेसर अहमद ने पढ़ा है आपने फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। उसमें प्रोफेसर अहमद जो कि कुछ बच्चों के साथ एक टूर ऑर्गेनाइज करते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व में जाने के लिए। वो वहाँ पर जाते हैं और उनका एक गाइड मिलता है उनको वहाँ पर रिजर्वायर में। डेट नेम, उसका नाम क्या रहता है? माधव जी। माधव जी उनको हर सारी चीज़ों से बताते हैं। आपने देखा कि वो लोग बच्चे जो रहते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ों को देखे रहते हैं कि नंबर्स ऑफ ट्रीज होती हैं जो कि कुछ ही जंगलों में पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती हैं। अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फौना, अभी ये टर्म्स आपको नया लगा, फ्लोरा एंड फौना, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो, दैट्स कॉल्ड फ्लोरा, एंड ऐसे एनिमल जो पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो, दैट्स कॉल्ड फौना। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि नंबर्स ऑफ एनिमल्स, और माधव जी ने उनको बताया कि ये सारे सिर्फ इसी रिजर्वायर में पाए जाते हैं और कहीं पर पाए नहीं जाते हैं। तो उन सब बच्चों ने बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखा और उनके बारे में देखा कि पूछा कि कैसे इनको कंजर्व किया जाता है। तो माधव जी ने बताया कि इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एजेंसियाँ लॉन्च की हैं जिसमें कि हम फॉरेस्ट की प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसको काटने से, या फिर जो लोग आते हैं मेडिसिन के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हमने देखा था कि जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलता है, लाइक वुड मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं, गम मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हमें जो है कि फॉरेस्ट देता है। तो उन सारी चीज़ों को वो फ्रीली उनको लेने नहीं देते, कि ऐसा नहीं है कि एक साथ आया कोई और पूरा मेडिसिनल प्लांट्स ही ले गया तो अब फॉरेस्ट में कुछ बचा ही नहीं, धीरे धीरे उसकी स्पीसीज क्या हो गई, खत्म होती गई। तो ऐसा हम नहीं करने देते, उसकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट को कंजर्व और वहाँ पे रहने वाले वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें, हमारे पास क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है और कैसे हम उनको कंजर्व करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बायोस्फीयर। Biosphere is that part of the earth in which living organism exist or which support life. Biosphere ऐसा पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर उनकी लाइफ को सपोर्ट मिलता है, वो जिस तरह से रहना चाहे रह सकते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, वो आराम से वहाँ पर अपनी लाइफ बिलोंग करते हैं। दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। क्लियर? तो यह है, इसके थ्रू भी इस एरिया में भी लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए लगे रहते हैं ताकि कोई यहाँ पर आ जाए और जो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, सारी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये भी हमारा कंजर्वेशन का ही एक पैटर्न है। इसमें क्या है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ये एरिया ऐसी होती है जहाँ पर एनिमल्स को पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। उस पूरे एरिया में वो उनके हैबिटेट को वो जिस तरह से रहना चाहते हैं उनको रहने दिया जाता है, उनको डिस्टर्ब कोई नहीं कर सकता है। तो उस एरिया को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के नाम से हम जानते हैं। यहाँ भी क्या होता है, फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी जानवर होते हैं उनको वो जिस हैबिटेट में, जिस वास स्थान उनका जहाँ पे होता है, वो आराम से वहाँ पर रहते हैं और अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, अपनी लाइफ पूरी फंडामेंटल ब्रीडिंग, उनकी नेक्स्ट जनरेशन, इस तरह से वो वहाँ पर रहते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर तो हमने देखा, बायोस्फीयर रिजर्व क्या, लार्ज एरिया ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड। यह एरिया लार्ज एरिया होती है जहाँ पर यह कंजर्वेशन के फॉर्म में, कंजर्वेशन यहाँ पर एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स जो होते हैं जो जंगलों में रहने वाले, और प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजर्व एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। और जो वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं उन एरिया को इस बायोस्फीयर रिजर्व में उन सभी लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, और जो वहाँ पर ट्राइबल्स रहने वाले होते हैं उन सभी को इस एरिया में प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ बायोस्फीयर
रिजर्व हैं पंचमरी, आपने पहले से पचमरही का नाम, सतपुरा, बोरी, ये सारे नाम आप, नेशनल पार्क आपने सारे नाम सुने हैं। तो माधव जी थे जो प्रोफेसर अहमद से बताते हैं कि ये सतपुरा में ही ये सारे जानवर पाए जाते हैं, ये सारे प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे वाइल्ड मैंगो हो गया और एक फ्लफी टेल वाली स्पैरल हो गई, रेड आई फ्रॉग हो गए, ये सारे इसी सतपुरा में ही पाए जाते हैं और कहीं पर ये वर्ल्ड में ये कहीं और किसी फॉरेस्ट में ये एनिमल्स और ये साल, टीक, ये सारे पौधे कहीं और पे पाए नहीं जाते हैं। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि सभी फॉरेस्ट में ना तो सभी एनिमल्स प्रेजेंट हैं और ना ही सभी तरह के प्लांट्स प्रेजेंट हैं। अगर एक बार वो एक्सटिंक्ट हो गया तो फिर वो मिलेगा नहीं। और नंबर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट हैं जो कि पर्टिकुलर फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, अगर उनमें से कोई भी डिस्टर्ब हो गया तो क्या हम फिर दोबारा मेडिसिन, अगर उस प्लांट से मेडिसिन बनानी है तो क्या वो हमें मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट में भी नंबर ऑफ एजेंसियां और बहुत सारे हमारे एक्ट भी लागू किए गए हैं कि हर एक पेड़ को नहीं काटना है, इन जानवरों को नहीं मारना है, या फिर मारने पे बहुत सारे हमारे एक्ट लागू होते हैं जिससे पनिश्ड किया जाता है। तो इसकी वजह से, जिससे ये सब इसलिए किया गया कि हमारे फॉरेस्ट कम डिस्टर्ब हो, हमारे एनिमल्स को कम से कम मारा जाए। और उसके बाद हमने ये देखा कि ये हमारे जो सारे एफर्ट हैं वो किस लिए हैं? कंजर्वेशन ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, यानी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए ताकि ये अपनी लाइफ आराम से सर्वाइव कर सकें, इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, क्लियर हो गया? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व और उसके बाद हमारा बायोस्फीयर था। ये थे हमारे कंजर्व करने के तरीके प्लांट्स और एनिमल्स को जो कि फॉरेस्ट में बिलोंग करते हैं। ऑलरेडी आप चैप्टर 7 में आपको मैंने रिमेम्बर्ड कराने के लिए वो कहानी भी बताई कि प्रोफेसर अहमद टीबू और उनके कुछ पार्टनर के साथ एक जंगल में जाते हैं और वहाँ पर उनका गाइड माधव जी जो कि सारी चीज़ें उनको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में समझाता है। आपको याद आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। हमने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देख लिया कि कौन कौन से एरिया हैं जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। अब ये कुछ फ्लोरा एंड फौना मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं। आइए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। Flora, the plants that found in a particular area is known as flora. ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही वहीं पर, यानी कि उसी नेशनल पार्क में, उसी बायोस्फीयर रिजर्व में वहीं पर पाए जाएंगे और कहीं पर ये पाए नहीं जाएंगे, उस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? फ्लोरा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, साल, टीक, वाइल्ड मैंगो एक्सेट्रा आर द फ्लोरा ऑफ पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि ये सिर्फ पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाएंगे और किसी रिजर्वायर में ये पाए नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी कि फ्लोरा उसको कहते हैं ऐसे प्लांट जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो और कहीं पर वो प्रेजेंट नहीं होंगे, दैट प्लांट इज नोन एज फ्लोरा। क्लियर? फौना देखते हैं, दैट एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फौना। ऐसे एनिमल्स जो पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हों उसको क्या कहते हैं? फौना। उसको फौना के नाम से जानते हैं। फ्लोरा और फौना बता दिया गया, यानी कि ये कहीं और नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ ये एक निश्चित बायोस्फीयर रिजर्वायर में होते हैं, कहीं और ये प्रेजेंट नहीं होंगे, किसी और फॉरेस्ट में ये हमको नहीं मिल पाएंगे। एग्जाम्पल, ब्लू बुल। ब्लू बुल हमें कहीं और दिखाई देता है? हमें अपनी एरिया में कहीं कभी देखा है? नहीं ना। बार्किंग डियर, वाइल्ड डॉग एक्सेट्रा, दिस इज ऑल्सो द पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व वायर ऑफ द फौना। ठीक है, ये फौना है पचमरही बायोस्फीयर रिजर्वायर के, यानी कि ये एनिमल्स सिर्फ पचमरही बायोस्फीयर में ही रिजर्वायर में प्रेजेंट हैं, कहीं और ये नहीं मिलेंगे आपको।
इसीलिए इनको फौना कहा गया है। कहाँ का? पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्वायर का। अब दोनों फंडामेंटा हमको क्लियर हो गए। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। और फ्लोरा और फौना इनको क्यों नाम दिया गया? बिकॉज ये एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं, कहीं और ये पाए नहीं जाते। क्लियर हो गया? फ्लोरा एंड फौना। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स यानी कि हमें अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ यहीं पाए जाएंगे। अगर यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए तो फिर हमें ये कहीं नहीं मिलेंगे और इनकी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसलिए हमें सभी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ताकि जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो, जो प्लांट्स हैं वो खत्म ना हो, उनकी स्पीसीज खत्म ना हो जाए। अदरवाइज हमें जब आगे उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो हमें मिल नहीं पाएगा। इसीलिए हम इसके रिजर्वायर बनाए हुए हैं, उनकी प्रोटेक्ट एरिया है जहां पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। क्लियर? ओके स्टूडेंट, हमने फ्लोरा एंड फौना देख लिया। अब हम देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या है? ऐसे स्पीसीज जब बच्चे अंदर डीप फॉरेस्ट में एंटर करते हैं, धीरे से जाते हैं, तो वो देखते हैं एक फ्लफी स्पैरल, यानी उसकी पूंछें जो थी वो बहुत फ्लफी थी, और वो देखते हैं तो उसको एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। तो जो माधव जी रहते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, वो बताते हैं कि यह इस एरिया की, यह बायोस्फीयर की एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि ये सिर्फ यहीं पर पाई जाती है और कहीं पर ये प्रेजेंट यानी कि हमें नहीं मिलेगी, और कहीं पर ये इसकी स्पीसीज वहां पर नहीं है। स्पीसीज मतलब एक नहीं है, उसकी पूरी प्रजातियां हैं, उसके साथ पूरी उसकी फैमिली है। देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज। क्लियर? Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in an area. They are not naturally found anywhere else. यानी कि ऐसे स्पीसीज जो कि सिर्फ उसी एरिया में प्रेजेंट होते हैं और कहीं पर उसे नेचुरली हमें नहीं मिलते हैं। तो माधव जी बताते हैं उनको कि ये इस एरिया का एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि ये सिर्फ जैसे वाइल्ड मैंगो, ये सारे इसी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। बायोस्फीयर, पंचमरही बायोस्फीयर के ये एंडेमिक स्पीसीज हैं और इनको हम नेचुरली किसी फॉरेस्ट में नहीं पा सकते, क्योंकि ये जहाँ पर रहने लगते हैं उन्हें ये कंफर्टेबल जोन उनको मिल जाता है, तो फिर वो कहीं पर जाना नहीं जाते। अगर वो कहीं पर जाते भी हैं तो वहाँ पर वो उनका एडाप्टेशन नहीं हो पाता और ज़्यादा दिन तक बिलोंग नहीं करते और धीरे धीरे उनकी जो स्पीसीज होती है वो खत्म हो जाती है। स्पीसीज यहाँ पर आपके लिए एक न्यू वर्ड है, मैं बताती हूँ। व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीसीज जो होता है वो हमारे पॉपुलेशन, जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम भी क्या है, एक स्पीसीज है। हम जैसे वैसे हमारे सारे ह्यूमन सभी एक जैसे हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, ऐसी पॉपुलेशन जो कि आपस में इंटरब्रीड करने के लिए कैपेबल हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं, यानी कि सेम हो। जैसे डॉग की जो भी है, और कैट, ह्यूमन बींग, ये सब क्या एक स्पीसीज है। ह्यूमन बींग्स की एक स्पीसीज, ह्यूमन बींग के बच्चे ह्यूमन बींग्स ही होंगे, ऐसा तो नहीं कुछ और हो जाएंगे। तो ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जो कि कैपेबल हो इंटरब्रीडिंग के लिए, यानी कि दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसे स्पीसीज जो कि कैपेबल हो अपने जैसी ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए उनकी स्पीसीज आगे बढ़ सके, यानी कि उनकी जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगर सपोज वे, अगर एक जनरेशन में अगर उनकी इंटरब्रीडिंग नहीं हुई, दूसरे बच्चे नहीं हुए, तो क्या वो जनरेशन आगे बढ़ेगी? नहीं। तो ऐसी स्पीसीज जो कि सिर्फ इंटरब्रीडिंग आपस में एक साथ कैपेबल होते हैं ऑफस्प्रिंग के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीसीज। क्लियर हो गया कि स्पीसीज क्या होती है? ऐसे particular species population which are capable of interbreeding, ऐसे population जो कि interbreeding करने के लिए
एबल हो, उनकी कैपेबिलिटी हो कि वो अपने जैसी ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सकें, अपनी ऑफस्प्रिंग, अपना यंग वंस, अपना बच्चा पैदा कर सकें, उसी को कहते हैं स्पीसीज। क्लियर? तो एंडेमिक स्पीसीज यानी कि उस पचमढ़ी बायोस्फीयर की जो वो स्क्वायरल थी वो क्या थी, वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज थी और वो नेचुरली किसी बायोस्फीयर में, किसी नेशनल पार्क में नहीं मिल सकती थी। क्लियर हो गया? तो हमने देखा, सबसे पहले हमने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा, कॉन्सिक्वेंस पढ़े और उसके बाद नंबर्स ऑफ प्रोटेक्शन एरिया पढ़ा जहाँ पर हमारे प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद फ्लोरा एंड फौना देखा और उसके बाद हमने एंडेंजर्ड स्पीसीज देखी और उसके बाद स्पीसीज को भी देखा कि स्पीसीज क्या होते हैं। एक अगर डेफिनेशन आपको पूछा जाता है व्हाट इज स्पीसीज, तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन पढ़ा, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस पढ़े, उसके बाद हमने देखा कि नंबर्स ऑफ एरिया जो कि एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके बाद हमने फ्लोरा एंड फौना देखा और उसके बाद हमने एंडेमिक स्पीसीज पढ़ी और एंडेमिक स्पीसीज में स्पीसीज की डेफिनेशन भी हमने अलग से देख ली। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि इतने टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बुक भी रीडिंग करिएगा और साथ में ही जो आपको नोट्स मिलते हैं उसको कॉपी में आप प्रॉपर कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू क्लास।